हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक लेकर। आज हम MPSC 004 के एक नए टॉपिक उग्रपंथी के बारे में जानेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, उग्रपंथी कौन थे, इनकी विचारधारा क्या थी, कौन कौन नेता इससे जुड़े हुए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक, खासकर कि 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ तथा 1905 तक आते आते इसने पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। दोस्तों, आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें हमने नरमपंथी के बारे में चर्चा की थी। नरमपंथी कौन थे? अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ज़रूर देखिएगा। नरमपंथी से उलट एकदम विपरीत विचारधारा है उग्रपंथी की। यानी जिस तरह नरमपंथी सरल रास्ते पे, बातचीत के रास्ते पे चलना चाहते थे, उसी तरह उग्रपंथी कहते थे कि नहीं, हमें अपनी बात मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हिंसक रास्तों पे चलना पड़ेगा, तब तक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो ये दो विपरीत विचारधारा हैं और इसको फॉलो करने वाले दो अलग अलग लोग हैं, जो कांग्रेस में विभाजन करते हैं और आगे चलकर नरम दल और गरम दल बनता है। तो गरम दल जो है वो, उन्हें हम उग्रपंथी भी कहते हैं। दोनों सेम ही है, चाहे आपसे उग्रपंथी पूछा जाए चाहे गरम दल पूछा जाए, बात सेम ही है। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक हम देखते हैं कि जो उग्र राष्ट्रवाद है वो भारत में शुरू हो गया। इससे पहले नहीं था, लेकिन 1890 से लेके 1905 तक आते आते ये पूरी तरह से बढ़ गया और सब पे फैल गया। कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति, ये कांग्रेस की जो बातचीत की नीति थी, ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखना, उनसे विनम्रता से बात करना, उन सब से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जो हमें रिजल्ट चाहिए था, हमें स्वराज जो चाहिए था, वो हमें नहीं मिला और वो भारत में अपनी मनमानी करते रहे। इस कारण इस भावना का लोगों के बीच में जन्म हुआ कि आज़ादी जो है वो मांगने से नहीं मिलेगी, बल्कि संघर्ष से प्राप्त होगी, हमें उसके लिए लड़ना होगा। बहुत बातचीत कर ली हमने, बहुत पत्र लिख लिए, लेकिन अब हमें उसके लिए लड़ना होगा। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया। जो ये संवैधानिक तरीके से आराम से चल रहे थे, ठीक है, बातचीत के रास्ते पे चल रहे थे, उससे कुछ नहीं हुआ, तो उस पे से भारतीयों का विश्वास उठ गया। तो अब जो है वो भावना क्या जन्मी कि संघर्ष के द्वारा ही हमें स्वतंत्रता प्राप्ति करनी है, और इस भावना को ही कहते हैं हम उग्र राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद है दिल में, और उसके लिए हम जब उग्र तरीके अपनाएंगे, प्रज्वलित भावना होगी हमारे मन में, तो उसे हम उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी तरह इन्हें फॉलो करने वालों को उग्रपंथी कहा गया। कौन कौन से नेता थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये प्रमुख उग्रपंथी नेता थे। इन्हें उग्रपंथी क्यों कहा गया? इन्हें उग्रपंथी इसलिए कहा गया क्योंकि इनका मानना था, जो सफलता है, जो हमारी हमारी जो लड़ाई है स्वराज्य की, आज़ादी की, वो हमें सिर्फ उग्र माध्यमों से ही मिलेगी, उसके अलावा हमें नहीं मिलेगी। यदि हम लड़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो हमें नहीं मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों, ऐसे क्या कारण थे कि उग्रपंथ का उदय हमारे समाज में देखने को मिला। नरमपंथी से हटकर उग्रपंथी कहाँ से हमारे समाज में आए? तो पहला कारण है, नरमपंथियों के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम, एक 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ था। उसके अलावा कोई भी और उपलब्धि वो हासिल नहीं कर पाए। सिर्फ ये एक अधिनियम पास करवा हुआ है ब्रिटिश सरकार से, इसके अलावा कोई भी उपलब्धि इन्होंने हासिल नहीं करी, जिस कारण लोग इनसे नाराज़ थे। दूसरा कारण है 1896 से 97 के प्लेग और अकाल। भारत में प्लेग और अकाल पड़ा, जिसमें 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई, और उसके बाद भी ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये सब देखकर भी लोग बहुत गुस्सा थे कि अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को हमारी कोई नहीं पड़ी है, इन्हें बस अपने से मतलब है। और जो नरमपंथी हैं, जो नर्म रास्ते पर हम चल रहे हैं, उससे हमारी समस्याओं का हल नहीं होने वाला। अगला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाला रंग भेद। जो रंग भेद होता था, भारत में भी होता था, दक्षिण अफ्रीका में भी होता था, ब्रिटिश सरकार के अंदर भी होता था। भारतीय सिपाही और ब्रिटिश सिपाही के मध्य भी भेद हमें देखने को मिला है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रवादी नेता बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर चिंतित थे, क्योंकि भारत में इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ अपने साथ अपनी संस्कृति सभ्यता लाए, तो उस पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर बहुत प्रभाव बढ़ता जा रहा था। और जो राष्ट्रवादी नेता है हमारे, वो इससे चिंतित थे कि हमारा समाज तो कल को पूरी तरह पाश्चात्य सभ्यता का समाज हो जाएगा, और ये गहन चिंता का विषय है। हमारा अपनी संस्कृति, हमारा अपना कल्चर तो पीछे ही छूट जाएगा, जिससे हमें निपटने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल का 2 हिस्सों में विभाजन करना और जन प्रदर्शन के बावजूद भी विभाजन को रद्द करने से मना करना।
1905 में दोस्तों ब्रिटिश सरकार क्या करती है, बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर देती है। दो हिस्से बना देती है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। और उसके खिलाफ लोग जन प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं कि बंगाल के ये जो विभाजन किया गया उसे वापस लिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसा करने से मना कर देती है। इससे हमें ब्रिटिश सरकार के अड़ियल रवैये के बारे में पता चलता है। वो मनमानी करना चाहती है, वो जनता की नहीं सुनना चाहती है, वो बस अपनी चीज़ें ही उस पर थोपना चाहती है। तो इस कारण भी लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1905 के बंगाल विभाजन में नरमपंथियों ने विश्वसनीयता खो दी, क्योंकि उन्होंने जो इच्छा की थी, उनकी नीतियाँ उसे प्राप्त करने में असफल रही। जब बंगाल विभाजन होता है, नरमपंथी भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते खासा। ठीक है, तो इस कारण लोगों का उनमें से विश्वास हट जाता है। ब्रिटिश शासन में भी उनके विश्वास, मतलब जो ब्रिटिश शासन में विश्वास रखते थे, ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी, एक अच्छी भावना थी ना, समर्थन करते थे उनका, उसने भी उन्हें कोई लाभ नहीं दिया। जनता का विश्वास और साथ अब इनसे हटकर उग्रपंथियों के साथ हो गया, और पूरे भारत के अंदर लोग इसी रास्ते पे चलने लगे। उग्रपंथी के ही हमें इस रास्ते पर चलने वाले एक बहुत बड़े हमें नेता आगे चल के मिलते हैं, वो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ये सब भी आप जानते हैं ना, इनका रास्ता, इनकी जीवनी। तो ये सब जो है, ये उग्रपंथी के रास्ते पर ही चले थे। अपनी आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष इस तरह किया था, केवल बातचीत से नहीं, बल्कि लड़के, प्रदर्शन करके, हड़ताल करके, अपना विरोध जताकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए आज की टॉपिक। अगर आपको टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।